चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स 14.3.2। बेसिकली ये हमारा सब टॉपिक है 14.3 पोल्यूटेंट्स का। हमने पोल्यूटेंट्स के बारे में बात की है, पोल्यूशन के बारे में हमने बात की है और इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स की भी बात हो गई है। सो आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें पता है कि एटमॉस्फेयर का जो 99% वॉल्यूम है वो कौन कंप्राइज करता है? हमारे पास नाइट्रोजन गैस प्लस हमारे पास ऑक्सीजन गैस। क्लियर? जबकि बाकी जो हमारे पास गैसेस हैं, जो बाकी हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो हमारे पास माइनर क्वांटिटीज़ में मौजूद हैं। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में भी हमने डिटेल से बात की है। हाइड्रोजन कितने परसेंट है, क्रिप्टॉन कितने परसेंट है, हमारे पास आर्गॉन कितने परसेंट है, कार्बन जो हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे पास कितने परसेंट है, मीथेन हमारे पास कितने परसेंट है, सब के बारे में हमारे पास डिटेल से बात हो चुकी है। क्लियर हो गई बात? सो बाकी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, बाकी जो हमारे पास गैसेस हैं, वो माइनर क्वांटिटी में मौजूद हैं। क्लियर? अब ये जो बाकी गैसेस हैं ये हैं तो माइनर क्वांटिटीज़ में, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये वेदर की डिटर्मिनेशन भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का इनका रोल होता है। लेकिन दूसरे साइड पे अगर देखा जाए, ये जो माइनर कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये हमारे पास नॉर्मल लेवल तक बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन अगर इन माइनर कंस्टिट्यूएंट्स की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है ये अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए तो ये इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं और ये जो हमारे पास टेम्परेचर है इसका फिनोमिना थोड़ा हमारे पास बिगड़ भी सकता है। क्लियर? जिस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारे अगर नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये कॉज करता होता है। क्लियर? सो अगर हमारे पास फाइनल समराइज करते हैं, माइनर कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं बाकी ये हमारे पास नॉर्मल लेवल तक सेफ हैं, लेकिन अगर नॉर्मल लेवल से हमारे पास ये इंक्रीज़ कर जाए इनकी कंसंट्रेशन तो फिर काम ख़राब हो सकता है, इसके इफ़ेक्ट्स हमारे पास बुरे हो भी सकते हैं। क्लियर हुई बात? और ये ऐसा हो चुका है ड्यूरिंग लास्ट 60 ईयर्स। हमारे पास ये जो माइनर कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनकी हमारे पास कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज हो चुका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, ओजोन डिप्लीशन भी है। ये सारे काम हमारे पास हो चुके हैं। क्यों? ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है? ये हम इंसानों की कारिस्तानियाँ हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम इंडस्ट्री लगाते जा रहे हैं और इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारे पास कोई ख़ास किस्म के आप कह सकते हैं कि जो एयर पोल्यूटेंट्स वहाँ से एमिट होते हैं उसको डिस्पोज करने का कोई ख़ास हमारे पास तरीक़ाकार यूज़ नहीं करते होते, इसलिए उन पोल्यूटेंट्स को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है और उसके बहुत बैड इफ़ेक्ट्स हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। क्लियर? सो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स बेसिकली हमारे पास 3 किस्म के हैं आपकी किताब में जो गिवन है। एक हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, सेकंड हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और तीसरा हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं। ये 3 मेन सोर्सेज है हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स से। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिखना चाहूँ, हमारे पास 3 है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जिसको हम COX जनरल रिप्रेजेंटेशन से लिखते होते हैं। क्लियर? इसी तरह हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOX ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO हमारे पास X ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? अब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में जो है क्या चीज़ आता है, उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सेकंड हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में क्या चीज़ है? नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दोनों नाम है इसके। सेकंड हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है इसका। इसमें हमारे पास क्या चीज़ आता है? इसमें हमारे पास SO2 भी आता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 भी हमारे पास आता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात क्लियर हो गई? ये हमारे पास बेसिक जो है ना एयर पोल्यूटेंट्स हैं, सोर्सेज हैं ये। अब कार्बन ऑक्साइड्स के जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है इनके हमारे पास सोर्सेज क्या हैं और इनके आगे फिर इफेक्ट्स क्या हैं, ये किस फिनोमिना को कॉज करते हैं, 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जिसको मैं COX लिखता हूँ, जनरल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है।
और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन बेसिकली हमारे पास दो हैं यहाँ पे, एक हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के सोर्सेस क्या हैं, क्लियर, इसको हमने डिस्कस करना है कि कार्बन की जो ऑक्साइड्स हैं ये कैसे बनते हैं, ये कहाँ से आते हैं एटमॉस्फेयर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है कंबस्शन, फॉसिल फ्यूल्स की जब कंबस्शन होती है वहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। फॉसिल फ्यूल्स में क्या चीज़ इंक्लूड है, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेता हूँ कंबस्शन, और ये कंबस्शन हमारे पास किसकी होती है, ये हमारे पास होती है फॉसिल फ्यूल्स की। अब फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड है, इसके अंदर हमारे पास पेट्रोलियम है, सेकंड हमारे पास इसमें कोल है, तीसरा हमारे पास इसमें नेचुरल गैस है जिसको मैंने NG लिख दिया, NG मीन्स नेचुरल गैस। सो जब भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, जब भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन होती है, हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। अब कब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में हम लास्ट में एक बात करेंगे। क्लियर होगी बात। पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं जब इनकी कंबस्शन की जाती है, जब इनकी बर्निंग की जाती है। साथ हमारे पास इसके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या काम कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, नेचुरल गैस की बर्निंग जब हमारे पास होती है, और नेचुरल गैस हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास मीथेन है, जो आप घरों में चूल्हा जलाने के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो आपके पास बेसिकली मीथेन गैस है। क्लियर। सो यहाँ पे मैं हमारे पास लिख लेता हूँ कि जब नेचुरल गैस की बर्निंग होती है वो कैसे होती है हमारे पास, उससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कैसे बनता होता है। क्लियर। सो हमारे पास CH4 मीथेन जो है ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और क्या चीज़ हमारे पास बनाता है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना लेता है, साथ हमारे पास ये वाटर भी बनाता है वेपर्स की फॉर्म में, और तीसरा हमारे पास इससे हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। क्लियर। सो ये फर्स्ट जो हमारे पास सोर्स है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का, वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास कंबस्शन का प्रोसेस है। कंबस्शन में फॉसिल फ्यूल्स की जब बर्निंग होती है, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड है, पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस है। इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। जब आप इनकी बर्निंग करते हैं तो इनका जो कार्बन है एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोजन के भी एटम्स होते हैं, वाटर के वेपर्स भी बन जाते हैं, साथ हमारे पास हीट एनर्जी भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। क्लियर। ये हमारे पास पहला सोर्स है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का। सेकेंड सोर्स हमारे पास क्या चीज़ है, सेकेंड सोर्स हमारे पास है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं आतिशफिशा पहाड़ का फटना। क्लियर। और ये जापान में बहुत ज़्यादा हो रहा है वॉल्केनिक इरप्शन। जब हमारे पास आतिशफिशा पहाड़ फटते हैं उससे हमारे पास लावा सारा बाहर निकल आता है और उसमें जो कार्बन होता है वो भी एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते होते हैं। क्लियर। ये भी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का एक बेसिक सोर्स है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का सोर्स है वो हमारे पास है डीके एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। क्लियर। डिके एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, जब हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी डेड हो जाती हैं, डिके हो जाती हैं, उसके ऊपर हमारे पास बैक्टीरिया एक्शन शुरू कर देता है। अब डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है और कार्बन जो हमारे पास होता है डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स में जो कार्बन होता है वो हमारे पास क्या काम कर लेता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ अगेन रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो गई बात। तीसरा हमारे पास सोर्स हो गया। नंबर 4 पे जो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का सोर्स है वो क्या चीज़ है हमारे पास, वो है फॉरेस्ट फायर्स, जब जंगलात में आग लग जाती है। क्लियर। ये भी हमारे पास एक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का बेसिक सोर्स है। एंड नंबर 5 पे जो हमारे पास है इसमें है बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना।
ये भी बेसिकली फॉरेस्ट फायर के साथ ही आता है, लेकिन हमने अलग कर दिया इसको। बर्निंग ऑफ वुड जो है ना हमारे पास, लकड़ी का जलाना, उससे भी क्या चीज़ होता है हमारे पास, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। इससे कैसे, वुड जो हमारे पास है ये सेलुलोज है, सेलुलोज में जो हमारे पास है कार्बन मेन कंस्टिट्यूएंट है। सो अगेन वही बात हो गई है, इसका जो कार्बन कंटेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्लियर। और नंबर 6 पे जो हमारे पास लास्ट सोर्स है, रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। रेस्पायरेशन के अंदर भी हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। रेस्पायरेशन का क्या प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होता है, सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है। इसमें इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली हम जो फूड खाते हैं उस फूड में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज हमारे पास क्या चीज़ है, C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज है। जो खाना, जो फूड हम खा रहे हैं उसमें अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्लियर, तो ये जो ग्लूकोज है सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है। क्लियर हो गई बात। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे इसकी ब्रेकडाउन होती है और इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस हमारे पास ऑक्सीजन है। इससे हमारे पास क्या चीज़ बनता है, इससे हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, साथ हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और साथ हमारे पास एनर्जी भी इसमें प्रोड्यूस होती है। और ये जो हमारे पास एनर्जी है ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जनरेट होती है। ये हमारे पास रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। सो आप कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन होती है। क्लियर। रेस्पायरेशन में अगेन आई एम टेलिंग यू, रेस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेल के अंदर परफॉर्म होता है। और इस प्रोसेस में क्या काम होता है, इस प्रोसेस में जो फूड हम खा रहे हैं उसमें अगर ग्लूकोज मौजूद है तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, वहाँ से हमारे पास ये ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच जाता है। सेल के अंदर कैसे पहुंच जाता है, ब्लड के अंदर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, हीमोग्लोबिन उसका नाम है। सो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। अब ब्लड जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, बॉडी के एवरी सेल तक ब्लड पहुंचता है। सो बॉडी के एवरी सेल तक जब ब्लड पहुंचता है हीमोग्लोबिन साथ साथ ऑक्सीजन भी पहुंचा देता है। क्लियर हो गई बात। सो रेस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वाटर, और तीसरा हमारे पास एनर्जी। ये एनर्जी हम डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ करते होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास, इसको हम अगेन एक्सहेल करते होते हैं। और फिर प्लांट्स क्या काम करते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं, ये हमारे पास कहाँ पे जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। क्लियर। अब लास्ट में एक बात हमारे पास रह गई है कि कब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, कब कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो अगर हमारे पास सफिशेंट है, ज़्यादा है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड सफिशेंट क्वांटिटी में मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास प्रोडक्शन होती है अगर आपके पास ऑक्सीजन सफिशेंट क्वांटिटी में मौजूद है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी लिमिटेड है, ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद नहीं है, फिर जो हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। और ऐसा हमेशा कार इंजन्स में होता है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। और इसमें हमने सिर्फ एक को डिस्कस किया है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। जी, हमने एक छोटा सा लेक्चर लेना है और इस एक छोटे से लेक्चर में हमने बात करनी है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का हम कंपैरिजन करेंगे, कौन ज़्यादा खतरनाक है, कैसे खतरनाक है और क्यों खतरनाक है। क्लियर। सो बेसिकली हमने ये डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो हैं ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। बात क्लियर। अब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, उसकी वजह ये है कि देखें एक नेचुरल बैलेंस होता है। और वो बैलेंस किसके बीच में होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में होता है। कैसे, देखें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो एक्सहेल करते होते हैं। प्लांट्स क्या काम करते हैं, वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। इस तरह हमारे पास ये जो गिव एंड टेक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये चलता रहता है और एक नेचुरल बैलेंस कायम रहता है। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो भी जाए
तो इसका हमारे पास एक हल है। उसका हल ये है कि हम प्लांट्स की कल्टीवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाएगी, इसका मसला हमारे पास ख़त्म हो सकता है। क्लियर। लेकिन दूसरे साइड पे जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी ख़तरनाक क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे पास है ये एक हमारे पास हिडन एनिमी है। क्लियर, छुपा रुस्तम है हमारे पास एक। और इसकी छुपे रुस्तम की क्या वजह है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बेसिकली एक हमारे पास कलरलेस गैस है, पहली बात। दूसरी बात ये ऑर्डरलेस हमारे पास एक गैस है, कलरलेस भी है ऑर्डरलेस भी है। सो इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर, इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसके इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में इनहेल कर दिया जाए तो ये क्या काम करता है, एक तो ये हमारे पास पहला जो इसका काम है हेडेक को ये कॉज करता है, दूसरे नंबर पे फैटीग को भी कॉज करता है। और अगर इवन के ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इसको इनहेल कर दिया जाए तो इससे हमारे पास सफोकेशन भी हो जाती है और एट द एंड हमारे पास इससे डेथ को भी ये कॉज कर सकता है। क्लियर। अब एक इसके बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की बात है वो भी कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास एक हिडन एनिमी है, कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, इसलिए इसकी जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बात की थी कि हमारे ब्लड के अंदर एक मॉलिक्यूल मौजूद है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और ब्लड का जो रेड कलर होता है वो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। दूसरी बात, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हीमोग्लोबिन का ये है कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। आगे चलें, ब्लड चूंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और हीमोग्लोबिन किस में मौजूद है, ब्लड के अंदर मौजूद है। अब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड किया है, जब ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा इट मीन्स कि ब्लड एवरी सेल तक पहुंचता है। अब जब एवरी सेल तक ब्लड पहुंचता है साथ हीमोग्लोबिन भी पहुंचता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी अटैच है। इट मीन्स कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन है बॉडी के एवरी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि सेल ने ऑक्सीजन का क्या करना है, सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पायरेशन के प्रोसेस में। रेस्पायरेशन क्या चीज़ है मैं बता चुका हूँ, जो फूड हम खा रहे हैं उसमें अगर ग्लूकोज मौजूद है तो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। और ये ब्रेकडाउन कब होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, साथ हमें वाटर मिलता है। और तीसरे नंबर पे एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो कि हम डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते होते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब आ जाए इसकी तरफ वापस। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तो क्या काम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक प्रॉपर्टी है कार्बन मोनोऑक्साइड की कि एज कंपेयर टू ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बेटर और ज़्यादा टाइटली बाइंड हो जाता है। क्लियर। आप कह सकते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगा, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एबिलिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा टाइटली है। अब देखें ज़रा, अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाए तो क्या चीज़ बना लेता है, ये हमारे पास बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्लियर।
जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाएगा, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, बॉडी के एवरी सेल तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा, बॉडी के एवरी सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस भी हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगा। रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया तो हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल जो हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे पास उसकी जनरेशन में भी मसला हो जाएगा, और अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना जो है ना उसको मुश्किल हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक छोटा सा एक बैकग्राउंड आप कह सकते हैं, एक पस मंज़र है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हेल्थ हज़र्ड है, हेल्थ को, सेहत को नुकसान कैसे पहुंचाता होता है।